गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ 2020 की विदाई और 2021 के शुभ आगमन पर आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इस आशा के साथ हम एक नए वर्ष में प्रवेश करें। विद्यार्थियों, आज के विषय का जो हमारा टॉपिक है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो मुहिम चलाई गई स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों, जहां पर एक और हमने कल आपसे बात कर रहे थे कि केवल बाहरी गतिविधियां ही नहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गतिमान थी, बल्कि आंतरिक भूमिगत गतिविधियां भी कुछ संचालन हो रहा था उनका। कुछ लोग आंतरिक प्लेटफॉर्म को तैयार करने में जुटे हुए थे। जिस दौरान बाहरी गतिविधियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं द्वारा जो आंदोलन मुहिम चलाए जा रहे थे, उसी समय आंतरिक गतिविधियों में, जैसा कि कल हमने आपसे चर्चा की थी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसिफ अली आदि ऐसे बहुत से नेता थे जो आंतरिक भूमि को तैयार करने में जुटे हुए थे। तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया था। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन आदि लोगों ने इस ढांचे को तैयार किया और इसकी बागडोर को भी संभाला। चूंकि आंतरिक कार्रवाइयों में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित थी, परंतु इस दल को, इस संगठन को जनता का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना, रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना था। विद्यार्थी कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को यदि बर्बाद करना है तो जरूरी नहीं आप उस पर डायरेक्ट अटैक करें। अगर किसी को आपको हानि पहुंचानी है और अगर आप किसी व्यक्ति से सामने फेस टू फेस मुकाबला करने में कमजोर हैं या संसाधनों की कमी है, तो उसे इस तरह से नष्ट करें कि आप सामने भी ना आए और आपका काम भी हो जाए। जैसे कोई व्यापारी है, अगर उस व्यापारी का व्यापार ही आप नष्ट कर दें तो स्वतः ही शक्तिहीन हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास हजारों की सेना है, अगर सेना को ही खत्म कर दिया जाए तो शक्तिहीन हो जाएगा। किसी के पास अगर संचार के साधन है, अगर उन संचार के साधनों को ही नष्ट कर दिया जाए तो वो शक्तिहीन हो जाएगा।
यही उद्देश्य इन भूमिगत गतिविधियों का संचालन करने वाले विद्रोहियों के दलों का था कि अंग्रेजों के द्वारा जो संचार के संसाधन हैं, अगर संचार के संसाधनों को ही नष्ट कर दिया जाए तो संचार के साधन नष्ट होने से एक तो उनका जो व्यक्तिगत तालमेल है, सूचनाओं के आदान प्रदान करने का, एक वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ सूचनाओं से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां नष्ट हो जाएंगी। तीसरी बात, व्यापार पर भी इनका फर्क पड़ेगा और इन सब चीजों गतिविधियों के साथ साथ अंग्रेजी शासन की कमर टूट जाएगी, आवागमन बंद हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को देश की आंतरिक गतिविधियों के दलों ने, उस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों ने संपन्न और सफल बनाने के लिए लोगों का सहयोग भी उन्हें मिला। इसी दौरान हमारे एक महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस हम सभी को स्मरण हो जाता है। उनका यह विश्वास था कि बिना शस्त्र के, बिना हथियार के, बिना रणनीति के, बिना युद्ध कौशल के हम अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ सकते और ना ही हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ तो दिया गया, लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। विद्यार्थी अंग्रेजों ने जिन जिन नेताओं को, जिन जिन क्रांतिकारियों को यह देखा कि ये लोग हमारे लिए घातक हो सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, हमारे विद्रोह में खड़े हो सकते हैं, आंदोलन को छेड़ सकते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति की डिमांड रख सकते हैं, अंग्रेजों ने ऐसे नेताओं को या तो उन्हें जेल में डाल दिया या फांसी चढ़ा दिया या उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। उनमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस। परंतु हमारे देश के भी महान क्रांतिकारी यही नहीं रुके। जैसे ही मौका उन्हें मिला, जनवरी 1943 में वह चुपचाप अपने घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान पहुंचे और जापान की सहायता से उन्होंने एक फौज का निर्माण किया, एक फौज के तैयार किया, गठन किया, जिसे इतिहास में आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज के में शामिल हो गए, भर्ती हो गए। विद्यार्थियों, जब हमारे देश के इस महान क्रांतिकारी ने यह जाना, समझा कि अब फौज अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है, पारंगत हो चुकी है, संसाधन जुटाए जा चुके हैं, तब उन्होंने उस फौज में एक ही नारा दिया, जय हिंद और दिल्ली चलो। 4 जुलाई 1944 को ईस्वी को उन्होंने आजाद हिंद फौजी रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विद्यार्थियों, रंगून से आजाद हिंद फौज ने दिल्ली के लिए कूच किया। म्यांमार में अंग्रेजों से लड़ती हुई दूसरी विश्व युद्ध 1944 ईस्वी में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आजाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। परंतु समर्पण के बाद भी ये मुहिम चलती रही। बहादुर देशभक्तों को सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा
चलाया गया। लेकिन यह मुहिम यही नहीं रुकी, आगे भी और भी स्थितियां परिवर्तित हुई, बदले हुए घटनाएं हुई। उन पर चर्चा करने के लिए कल उपस्थित हुआ। तब तक के लिए आप सभी को आज की इस कक्षा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।